हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा Q&A बेस्ड है, यानी कि जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे हमारी पोस्ट के ऊपर, उन क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो में जवाब देने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हिरेन मिस्त्री जी का, और इनका क्वेश्चन है माई पेट्रोल एंजॉय इज गिविंग सिटी माइलेज ऑफ 5, व्हाट टू डू, प्लीज़ रिप्लाई, थैंक्स। तो हिरेन जी, आपके लिए देखिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इस माइलेज को हाईवे पे टेस्ट कीजिए टैंक टू टैंक। बिकॉज होता क्या है कि सिटी के माइलेज में हम कभी कुछ कह नहीं सकते, सिटी में कोई एक माइलेज प्रॉपर नहीं आता। कभी वो 10 का भी दे देगी माइलेज, कभी 15 का भी दे देगी, और हो सकता है कभी 5 का भी एवरेज निकाले, जैसे कि आपकी भी गाड़ी निकाल रही है। तो एक बार इसको हाईवे पे टैंक टू टैंक टेस्ट कीजिए। अगर फिर कुछ आपको इशू लगता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो पॉसिबल सोल्यूशन होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा पिंटू जी का। पिंटू जी का क्वेश्चन है कि मुझे मेरे बीट कार की हेडलाइट का फोकस ज़्यादा करना है। मैंने रिले भी इंस्टॉल किया है और 100/90 वाट के बल्ब भी लगाए हैं। मैंने चेक किया तो मुझे बोला गया कि कंपनी सेटिंग है, और OBD डिवाइस कौन सा यूज़ करना है, और मोबाइल ऐप कौन सा यूज़ करना है। यानी कि 3 क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी गाड़ी का फोकस आपको कम लग रहा है। आपने रिले भी इंस्टॉल कर लिया और 100/90 के बल्ब भी लगा लिए। बल्ब हो सकता है कि आपने अच्छी क्वालिटी के ही लगाए होंगे, क्योंकि आपको फोकस ज़्यादा चाहिए था, और उसके बाद आपने रिले भी लगाई तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो इसमें 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि हेडलाइट में प्रॉब्लम हो, या तो उसके ऊपर ऐसी लेयर जमी हुई हो कि फोकस ना बन रहा हो, या फिर अंदर का उसका क्रोम इतना ख़राब हो गया हो कि फोकस सही से नहीं बन रहा हो। सेकंड केस में ये भी हो सकता है कि आप दूसरे की गाड़ी देख के अपने आप को कंपेयर करते हो, तो ऐसा भी मत कीजिए। ज़्यादा मोर इतना मोर नहीं हो सकता। जो उतना कंपनी ने सेटिंग दी होगी उतना ही होगा। और बहुत ज़्यादा लाइट मैं नहीं कहता कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हाई लाइट करनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ फोकस वाली लाइट, क्योंकि वो सामने वाले को इरिटेट करती है। हम तो अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, लेकिन होता क्या है जो सामने से गाड़ी आ रही है वो भी हमको देख ले, ये इंपॉर्टेंट है। और बहुत कम लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लो बीम करें, वो हाई बीम पे ही चलते रहते हैं। रोड पे जब मैं निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 90% गाड़ियाँ जो हैं हाई बीम पे ही निकलती हैं। कुछ एक आध ट्रक वाले होते हैं जो लो बीम का यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ मैं कार वालों को कभी नहीं देखता कि वो लो बीम का यूज़ करें। हाई जो होता है सिर्फ हाईवे के लिए होता है, तो वो कुछ रोड्स होते हैं ऐसे। लेकिन हम लोग तो अभी सिटी में भी चलते हैं तो हाई बीम पे ही चलते हैं, लो बीम चलाना छोड़ दिया है हमने। तो आप एक बार तो ये देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे की गाड़ी से कंपेयर कर रहे हो, तो उस चीज़ को भी। और सेकंड, मैंने आपको बताया कि गाड़ी के लाइट जो है उसके अंदर का क्रोम वगैरह चेक कर लीजिए, ऊपर से देख लीजिए कि कहीं लाइट का फोकस ख़राब हो रहा हो। और सेकंड क्वेश्चन है आपका OBD कौन सा लेना है और मोबाइल ऐप कौन सा यूज़ करना है। OBD तो देखिए आपको जैसा भी लगे। OBD डिवाइस सिंपल मैं आपको बता दूं, वो एक सिर्फ डिवाइस है जो कि आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करता है। मेन जो काम है वो सॉफ्टवेयर का है। OBD आपको यानी कि आपके ECU को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने का एक ज़रिया है। तो कोई भी ले सकते हैं, ALM भी ले सकते हैं, या फिर CarPM का ले सकते हैं, या जैसा भी आपको लगता हो, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है। सॉफ्टवेयर देखिए अगर आप अच्छे से समझ सकते हैं तो टॉर्क प्रो यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आपको कुछ सपोर्ट वगैरह चाहिए, ऐसा लगता है कि आपको मुझे सपोर्ट चाहिए होगा, या मैं कुछ फॉल्ट कोड समझने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो फिर आप उसके लिए फिर CarPM ले लीजिए, क्योंकि CarPM में थोड़ा सा इंडियन है तो सपोर्ट भी मिलता है। और अगर आपका कुछ गैराज वगैरह है तो फिर उसके बाद फिर तो आप लॉन्च वगैरह पे जा सकते हैं। लॉन्च या G-Scan इस टाइप के आते हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो गया होगा। और अभी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और इनका नाम है अशरफुल SRK, और इनका क्वेश्चन है हु इज़ योर फेवरेट यूट्यूबर। तो सर, फेवरेट यूट्यूबर का मैं क्या बताऊं आपको। यूट्यूबर्स तो मैं बहुत सारे हैं जिनको मैं देखता हूं और अच्छे भी लगते हैं मुझे, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छे लगते हैं तो कम्प्लीटली अच्छे लगते हैं। हर किसी के अंदर कोई कंप्लीट नहीं होता, किसी के अंदर कुछ अच्छाई तो कुछ बुराई होती है। तो उनकी अच्छाइयाँ जो होती हैं वो मुझे अच्छी लगती है, अच्छी बातें बताते हैं तो अच्छी लगती है, बेकार बातें बताते हैं तो वो बुरी लगती है। तो इसलिए ऐसा फेवरेट तो अभी मैं किसी को नहीं कह सकता, सारे ही अच्छे हैं। और 1-2 क्वेश्चन और हैं इनके थोड़े पर्सनल से, तो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सुमित देसाई जी का क्वेश्चन है, हाउ डज सेम कार प्रोड्यूस डिफरेंट हॉर्स पावर्स इन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कार। मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि कैसे ये डिफरेंट पावर प्रोड्यूस करती हैं। देखिए, सेम कार होगी, सेम इंजन, सेम गियर बॉक्स होगा तो उसके हॉर्स पावर सेम होंगे, क्योंकि हॉर्स पावर डिपेंड करता है RPM और टॉर्क के ऊपर।
अगर उसका टॉर्क और आरपीएम का कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से मिलाया जाएगा तभी उसके हॉर्स पावर निकल के आएंगे। हाँ, अगर हॉर्स पावर डिफरेंट होते हैं तो फिर इसका मतलब कि उसके आरपीएम के साथ यानी कि गियर बॉक्स और इंजन का कॉम्बिनेशन को चेंज किया गया है, तभी उसमें डिफरेंट हॉर्स पावर प्रोड्यूस हो सकता है। क्योंकि हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क इंटू आरपीएम बाई 5252 का फॉर्मूला सेम रहता है, ये नहीं चेंज हो सकता। क्योंकि जो अगर इंजन सेम है और गियर बॉक्स भी सेम है, कॉम्बिनेशन सेम है, तो फिर सेम हॉर्स पावर ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित देसाई, ये भी सुमित देसाई जी का क्वेश्चन है, वेयर आर एयरबैग सेंसर। तो एयरबैग सेंसर जो है मोस्टली गाड़ी के आगे फ्रंट बम्पर में ही लगा रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कई मॉडल्स के हिसाब से, गाड़ी अलग अलग मॉडल्स में डिफरेंट लोकेशन हो सकता है, लेकिन होगा फ्रंट में। क्यों? क्योंकि जैसे ही गाड़ी डैमेज होगी वो सेंसर डैमेज होगा और आगे आपका एयरबैग खुल जाएगा। दूसरा आपने पूछा है कि हाउ डज सीट बेल्ट वर्क। सीट बेल्ट के लिए कैसे काम करती है सीट बेल्ट? आपका जैसे जहाँ से आप लोग सीट बेल्ट लेते हैं साइड के पिलर में, इसके नीचे एक मैकेनिज्म लगा रहता है, मशीन जो कि रोलर के साथ रहता है, रोलर जो इसको लपेटती है बेल्ट को, उसी बेल्ट में वो मैकेनिज्म होता है। जैसे ही उसको आप झटके से खींचते हैं बेल्ट को, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। उसके अंदर एक स्टील बॉल लगा रहता है, पूरा मैकेनिज्म तो अभी मैं समझा नहीं सकता। वो झटके के हिसाब से वहाँ पे वो लॉक उसका फंस जाता है और फिर वो सीट बेल्ट आगे नहीं आने देता। लेकिन जब आप लोग उसको लेते हैं यूज़ करने के लिए, यानी कि जब बकल करने के लिए, तो आप उसको स्लोली खींचते हैं। स्लो खींचते हैं तो वो लॉक नहीं होती है। कभी आप देखिए उसको आप तेज़ी से खींचिए, वो वहीं लॉक हो जाएगी, और धीरे से खींचेंगे तो फिर वो आ जाएगी। तो वो मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू रिमूव कार डोर स्पीकर। कार डोर स्पीकर रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले कि डोर कवर हटाना पड़ेगा। डोर कवर जो कि प्लास्टिक बटन्स से लगा रहता है और 2-3 पेच होते हैं उसमें, जैसे कि हैंडल के पास या डिफरेंट मॉडल्स में थोड़े अलग अलग होते हैं। तो वो पेच खोल के कवर हटाएंगे तो वहाँ पे आपको सिंपल उसका एक्सेस मिल जाएगा और वहाँ से आप स्पीकर हटा सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मोहम्मद अली जी का, हाय ब्रो, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर सिलेरियो 2040 VXI AMT 62,000 किलोमीटर ड्राइवन कार कैन परचेज फॉर 3.25 lakhs। आपकी 62,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी सिलेरियो आप लेना चाहते हैं, 14 मॉडल। तो देखिए थोड़ा सा इसका प्राइस तो अभी ज़्यादा है, क्योंकि AMT गाड़ियों का यानी कि ऑटोमेटिक गाड़ियों की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम होती है, और मैं जल्दी सजेस्ट भी नहीं करता हूँ AMT गाड़ी लेने के लिए। लेकिन ठीक है, आपके क्या कंडीशन है, क्या ऐसा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सेकंड हैंड गाड़ी लेने के लिए, कि आपने AMT लेने की सोची है तो कुछ तो देखा ही होगा। प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं इसके। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको चेक करना होगा कंडीशन क्या है। 62,000 किलोमीटर चली हुई आपने मीटर पे देखा, लेकिन क्या जेन्युइन चली हुई है 62,000, वो भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, इस समय क्या कंडीशन है। 62,000 किलोमीटर चला के हम उस गाड़ी को सेफ भी रख सकते हैं, और सिर्फ 30,000 किलोमीटर चला के उस गाड़ी को कूड़ा भी बना सकते हैं। तो वो गाड़ी चलाने के तरीके के ऊपर है, कैसी चलाई होगी, तो वो चीज़ें सारी इंजन देख के ही पता चलेंगी। लेकिन हाँ, अगर ठीक ठाक कंडीशन में रखी है उन्होंने गाड़ी, तो मैं समझता हूँ कि 280 तक गाड़ी ठीक है, यानी कि 2,80,000 रुपये तक गाड़ी ठीक है। 325 थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोहम्मद अली जी का है, सिलेरियो 2040 ZXI AMT 58,000 ड्राइवन कार फॉर 3.40 लाख। वही कंडीशन है, सेम प्राइस इसका भी ज़्यादा है AMT के हिसाब से। AMT गाड़ियों की रीसेल वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊं कि सेकंड हैंड गाड़ी लेते समय आप लोग क्या क्या चीज़ों को चेक करेंगे और किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी बेस पे देखेंगे। ये कुछ बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं आजकल मार्केट में। लोग किलोमीटर और रीडिंग ये सारी चीज़ देख के लेते हैं, लेकिन डीलर्स आजकल बहुत चालाक हो गए हैं, वो सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनको देख के हम लोग चेक कर सकते हैं, और मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा ही डीपली चेक करता हूँ। मेरे जो लोग हैं लेने वाले गाड़ी मुझे दिखाते हैं, वो गाड़ी नहीं ले पाते, कहते साहब आप तो किसी भी गाड़ी को परफेक्ट बोलते नहीं है, हर चीज़ में कमी निकालते हैं। तो देखिए, मेरा जो क्राइटेरिया है चेक करने का, वो क्राइटेरिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टा मुख्तार जी का, डस रिपेयर्ड शॉक एब्जॉर्बर वर्क एज न्यू शॉक एब्जॉर्बर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जो रिपेयर किए हुए शॉक एब्जॉर्बर हैं वो कभी भी नए के बराबर नहीं चल सकते। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि ये गाड़ियों में, यानी कि 4 व्हीलर्स में, बड़ी गाड़ियों में, इनमें रिपेयर किए हुए शॉक एब्जॉर्बर ना लगाएं, चेंज ही कर दें। ये शॉक एब्जॉर्बर जो है रिपेयर करके सिर्फ चल जाता है बाइक्स वगैरह में। और कुछ गाड़ियां हैं जैसे बोलेरो वगैरह में है, रियर है पीछे, क्योंकि वो तो वैसे ही रफ गाड़ी है तो वो उधर चल जाता है, तो उसको ना यूज़ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंस्टा मुख्तार जी का है, इफ़ AC और हेडलाइट टर्न्स ऑन RPM इंक्रीज। जी देखिए, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, वो आपको नोटिस करना, अगर बहुत ज़्यादा आप नोटिस करते हैं तो फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज जैसे ही आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो लोड आता है
लोड आता है किस पे, अल्टरनेटर पे। अल्टरनेटर जैसे हार्ड होगा वो थोड़ा सा फ़र्क होगा, लेकिन बहुत मामूली होगा, जल्दी पहचान नहीं सकते। और आगे इन्होंने पूछा है, एंड इन माई सेंट्रो 4th and 5th गियर इंजन वाइब्रेट्स स्पीड अबव 60 बट नो वाइब्रेशन इन न्यूट्रल एट सेम स्पीड एंड नो वाइब्रेशन इन 1st and 2nd and 3rd गियर, वाई। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो गाड़ी चेक करने पे ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि आपको सिर्फ ऐसा फील हो रहा हो, और अगर वाकई में ऐसा है कि 5th गियर में ऐसा वाइब्रेशन ले रही है, तो कभी कभी ऐसा भी रहता है कि एयर फिल्टर चोक हो, एयर सप्लाई इसको पूरी नहीं मिल पाती है, तब भी वो वाइब्रेशन लेती है गाड़ी। तो उसके लिए एक बार चेक करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रतीक जी का। प्रतीक जी पूछते हैं, सर मेरे पास बीट डीजल LS मॉडल है, उसमें केबिन फिल्टर नहीं लगा हुआ था सर, और मैंने 1-1.5 साल बिना फिल्टर के AC चलाया है, और अभी एयर ब्लो तो अच्छा है पर कूलिंग नहीं है बिल्कुल भी। गैस मैंने चेक कराई है, गैस प्रॉपर है गाड़ी में, तो क्या होना चाहिए? देखिए आपके जो ब्लोअर में AC के कह रहे हैं कि फ़्लो पूरा है, यानी कि फ़्लो पूरा है, इसका मतलब इतना कुछ चोक नहीं हुआ है, तो कूलिंग का फ़र्क उससे आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। आप कह रहे हैं बिल्कुल कूलिंग नहीं है, तो इसमें कुछ केस और है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक्सपेंशन वाल्व वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कूलिंग कॉइल का फॉल्ट नहीं है। कूलिंग कॉइल का फॉल्ट ये होता है कि थोड़ी बहुत कूलिंग कम होती, आप कह रहे एयर फ्लो पूरा है, तो ये फॉल्ट कुछ और है, एक बार उसको चेक कराइए। और ये लास्ट क्वेश्चन है मनोज जी का। ये पूछ रहे हैं कि बैक कंप्रेशर डीजल बीट कार को लेना सही रहेगा या नहीं, उसको बनाने में क्या खर्चा आएगा सर? तो देखिए बीट है डीजल में, और अगर बैक कंप्रेशर है बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। 30-35 हज़ार रुपये लगेंगे, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, वो भी डिपेंड करता है कि उसके पार्ट्स के ऊपर क्या क्या पार्ट्स। और अगर बैक कंप्रेशर दिख रहा है आपको, तो कोई ज़रूरी नहीं कि बैक कंप्रेशर दिख रहा है तो इंजन ही खुलेगा, और भी कई रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ अगर वो सामने वाला बता रहा है कि डेफिनेटली इंजन की प्रॉब्लम है, तो फिर देखिए कि बहुत ज़्यादा ही अगर सस्ती मिल रही तो ले लीजिए, अदरवाइज़ उसको अवॉइड कीजिए। तो क्वेश्चन अभी तो इतने ही थे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।